दोस्तों आज हम देख रहे हैं 804 नंबर क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। इसमें सारे क्वेश्चन जो आपके 9 क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। आपको 40% नंबर चाहिए होता है, चाहे जितने भी नंबर का पेपर हो, चाहे वो 70 का हो, 75 का हो, 50 का या 25 का हो, इसका 40% आपको नंबर चाहिए होता है। आप कभी भी किसी नंबर का 40% निकालोगे तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। सपोज करिए आपका 70 का 40% निकालोगे, या फिर आप 50 का 40% निकालोगे, ठीक है, या फिर 25 का निकालोगे, तो 7 चौक 28, बस इसको आगे इसको मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही नंबर आपका हो जाएगा। 70 में से 50 में से 5 नंबर चाहिए आपको इसमें से। और 25 चौको कितना हो गया, सॉरी 2 चौको 8। भी है, 25 को 100, यानी कि 10 नंबर चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नंबर आपके पासिंग मार्क्स है, केवल पासिंग मार्क्स होता है नहीं है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपको 25 में से 10 चाहिए, 50 में से 20 चाहिए और 70 में से 28 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स। एक भी नंबर कम होगा तो फेल हो जाओगे। इसी तरह से अगर आपका 75 नंबर का सपोज करिए पेपर है, इसका 40। लीजिए 75, सॉरी 75 में 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 75 75 150 और 150 100, 150 150 300, यानी कि 30 नंबर आपको इसमें से चाहिए। 75 में से आपको 30 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 40% 30 होगा इसका। अब आगे बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया, सारे सेट्स के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे इसमें। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के रूप हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से भाषा के 3 रूप होते हैं। एक होता है आपका लिखित भाषा, एक होता है आपका मौखिक भाषा, और एक होता है आपका सांकेतिक भाषा। जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो प्रयोग कैसे करेंगे? संकेतों के द्वारा। तो 3 जो है वो होते हैं, 3 प्रयोग की दृष्टि से प्रयोग कैसे किया जाता है? एक तो हम बोल करके हैं, और एक लिख करके, और एक संकेतों की। आयोगवाह कहलाते हैं। आयोगवाह वर्ण जो है, अंग और अंत वर्ण जो है, ये आयोगवाह कहलाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया, आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का जो प्रयोग किया जाता है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर किया जाता है। यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन इसमें सही दिया हुआ है, लेकिन जो सबसे पहला अगर हम बोलेंगे तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है ये मेन ऑप्शन है, जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर किताब में आप पढ़ सकते हैं इसको। स्थूल से सूक्ष्म, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि आपका इसमें बोनस मार्क्स बनता है। अगर किसी बच्चे ने गलती से ब कर दिया है और कोई नहीं किया है क्योंकि वो पढ़ के गया होगा, तो स्कूल से सूक्ष्म पढ़ लिया तो जो है इसका भी आंसर सही है, तो एक्चुअल आंसर जो है आपका द सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भाषा सीखने की प्रथम चरण है। भाषा सीखने का प्रथम चरण जो है वो होता है श्रवण कौशल, यानी कि सुनना। सुनने के बाद जो दूसरा कौशल होता है वो होता है भाषण, यानी बोलना। इसके बाद तीसरा जो कौशल होता है वो होता है पठन। ये होता है तीसरे होता है। जो आपका श्रवण कौशल है ये 1 नंबर पे आता है, प्रथम। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे भाषण आता है, तीसरे नंबर पे जो है आपका पठन आता है, और चौथे नंबर पे आपका लेखन आता है। ये हमेशा यही क्रम रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये इस तरह से क्रम है। हर्बर्ट के अनुसार पाठ योजना के चरण है, बताया है मैंने आपको, पढ़ाया भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी, मैंने आपको बताया, वीडियो देखा। तो हर्बर्ट यानी पंचदीपीय प्रणाली कहते थे उसको। हर्बर्ट के पंचदीपीय प्रणाली यानी 5 चरण होता है। 2 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। अब इसके बाद में बड़े प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ये इंग्लिश वाले बच्चे तो आराम से कर चुके होंगे भाई, 3 फॉर्म्स होते हैं, अन और अहर इसका आंसर था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके भी बड़े क्वेश्चन के भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। द टीचिंग फॉर्मूला यूज्ड इन इंडक्टिव मेथड। और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट भी सही है। ठीक है, तो एक्चुअल जो है आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद जो है द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग, तो आप जानते हो लिसनिंग हो जाता है। और इसमें जो अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्टेप ऑफ लेसन प्लान इज 5 स्टेप्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया है, भाषा त्रुटि के 2 कारण लिखिए। ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। पढ़ने की समझ विकसित करने के एक रणनीति बतानी है, साहित्य के कोई 2 मुख्य उद्देश्य बताने हैं, एन.एल. बासिंग के अनुसार इकाई योजना को परिभाषित भी करना है। सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, चलिए इसमें आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, भाषा त्रुटि के 2 कारण लिखिए।
तो भाषा त्रुटि का जो दो कारण हैं वो है मातृभाषा का हस्तक्षेप, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है हम क्या मातृभाषा का यूज़ करते हैं, है ना, हर चीज़ में। जैसे थोड़ा सा इंग्लिश बोला फिर बीच में मातृभाषा घुसा दी। और एक व्याकरणिक ज्ञान की कमी, व्याकरण की कमी होगी तो भी भाषा में त्रुटि देखने को मिलेगी। मातृभाषा का हस्तक्षेप, यानी कि हम जो भाषा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, उसमें भी मातृभाषा की बातें कर देते हैं, हम अपने लैंग्वेज जो है बोली ला देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की समझ विकसित करने की एक रणनीति लिखिए। तो आप लिख सकते थे, इस तरह का आंसर आपको लिखना था। ये कहने का मतलब ये तो परफेक्ट आंसर है, लेकिन इस तरह से मिलता जुलता अगर आपने आंसर दिया तो आप सही हैं। पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए पाठ को समझना, पढ़ने की रणनीति की समझ हमें विकसित करनी है। पढ़ने की समझ अगर हमें किसी बच्चे में विकास करना है तो क्या बोलेंगे कि क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए पाठ को समझाएंगे, मुख्य विचारों की पहचान कराएंगे और पाठ के बारे में प्रश्न पूछेंगे। तो ये पढ़ने की समझ जो है उसकी विकसित हो जाएगी। साहित्य के दो प्रमुख उद्देश्य लिखने हैं, तो कोई भी दो लिख सकते थे, मैंने जैसे यहाँ पे दो लिखा, आप और भी लिख सकते थे। भावनात्मक और नैतिक विकास, और दूसरा मैंने लिखा है मनोरंजन और सौंदर्य बोध का विकास। इसके अलावा जो है आप नैतिक विकास भी लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब हो गया। अब NL बॉसिंग के अनुसार इकाई योजना की परिभाषा क्या होगी। तो इकाई योजना या पाठ योजना, जो पाठ होता है उसी को इकाई बोलते हैं। तो पाठ योजना की परिभाषा देते हुए बॉसिंग लिखते हैं, पाठ संकेत उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है। यानी पाठ संकेत, ये इसकी भाषा है, मतलब परिभाषा ऐसी दी है, पाठ संकेत उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है जिन्हें अध्यापक कक्षा में प्राप्त करना चाहता है। इसमें वे सब साधन एवं क्रियाएं भी आ जाएंगी जिनकी सहायता से वे उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं। तो इस तरह का डेफिनेशन है इसका, थोड़ा सा अलग टाइप का। और ये क्वेश्चन पूछना भी नहीं चाहिए था एग्जामिनर को, लेकिन उसने पूछ लिया, तो आपका ये आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा है मैंने। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भाषा विविधता का अर्थ लिखिए। और आपको एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आप जो है ये बोल सकते हैं यहाँ पर, इस स्टेटमेंट को एक थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। बासिंग के अनुसार दो जगह इस स्टेटमेंट को चेंज भी किया जा सकता है। उसमें लिख सकते हैं, बासिंग के अनुसार शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा अगर वर्ड लिखते हैं, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं, बासिंग ये बोलते हैं छोटे शब्दों में। अब शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक जिन क्रियाओं का नियोजन करता है उनके आलेखन का जो है ये पाठ योजना की संज्ञा दी है बोसिंग ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था आपसे, भाषा विविधता का क्या अर्थ है। तो भाषा विविधता का अर्थ है एक ही समाज या राष्ट्र में अनेक भाषाओं और बोलियों का सह अस्तित्व, मतलब साथ में चलती रहती हैं और हर जगह पर भाषा जो है अलग अलग पाई जाती हैं। तो यानी कि एक ही राष्ट्र और समाज में अनेक भाषाओं का प्रचलन, ठीक है ना, या बात करने का तरीका जो है अनेक भाषाओं को अपनाना भाषा विविधता कहलाती है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सभी को पता है। इस ट्रायल एंड एरर का मेथड दिया था थॉर्नडाइक ने। तो सभी को ये मैंने क्वेश्चन करवाया भी है, थॉर्नडाइक इसमें लिख देना था। बर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण एवं इन अशुद्धियों को दूर करने के उपायों का वर्णन कीजिए। आप अपना क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमें दे सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो बर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण और इन अशुद्धियों को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। तो देखो, पहले तो बर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण क्या होता है, ध्वनि और वर्तनी में अंतर हो जाए। ठीक है, जैसे वर्ष और ये वर्ष और एक कक्षा, इस तरह से बर्तनी और ध्वनि में अंतर है। उसके अलावा मातृभाषा का प्रभाव, मातृभाषा का जो प्रभाव है वो भी एक का वो कारण बनता है। पठन और लेखन अभ्यास की कमी, भाई पढ़ने और लिखने की अभ्यास अगर कम करेंगे तो भी त्रुटियां होंगी, ध्यान की कमी होगी तो भी त्रुटियां होंगी। अशुद्धियों को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं, तो नियमित बर्तनी का अभ्यास करें, शब्दकोशों का उपयोग करें, शब्द सूची बनाना और दोहराना सीखें, श्रुत लेख और सुधारात्मक अभ्यास करें, पढ़ने की आदत विकसित करने। इसके बाद जो है इसी में और क्वेश्चन पूछा गया था, पठन एवं लेखन के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। तो पठन और लेखन का मध्य संबंध क्या है, पठन से लेखन में सुधार होता है। हम पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से अगर पढ़ते हैं तो लिखने में सुधार होगा, लेखन से पठन में समझ, है ना,
लिखने से हमारे जो हम लिख रहे हैं उसको समझ समझ के लिख रहे हैं, इस तरह से हैं। परस्पर पूरक क्रियाएं हैं, मतलब पठन और लेखन एक दूसरे को पूरी करती हैं। हैं, अभिव्यक्ति और ग्रहण की क्षमता जो है बढ़ती है ना, ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं महत्व बताइए। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम बता सकते हैं, प्राचीन काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, यानी बोल करके दी जाती थी। धीरे धीरे ताड़ पत्र, जो ताड़ के पेड़ पे जो पत्ते होते हैं उस पे, भोजन पत्र जो हमारे भोजन के पत्ते होते हैं उस पर लिखे ग्रंथों का उपयोग होने लगा। ठीक है, ताड़पत्र भोजन के पत्ते पर लिखने का जो है, इनको पांडुलिपि कहा जाता था। जो जो ताड़पत्र है ये भोजन के पत्र पर जब लिखने लगे तो इनको पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, इस पे इसका उपयोग होने लगा। और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में छपी हुई पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ, जिससे जो है शिक्षा अधिक सुलभ और सुव्यवस्थित हुआ। अगर आपने 10वीं क्लास में एनसीईआरटी की बुक सामाजिक विज्ञान की पढ़ी है तो उसमें मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया नाम से एक चैप्टर था जिसके बारे में इसकी जानकारी मिलती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा पर आपको याद नहीं होगा या महत्वपूर्ण समझा नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूछ लिया इसने। उद्देश्य एवं महत्व बताने हैं भाई पाठ्य पुस्तक का, तो शिक्षार्थियों को पाठ्यक्रम की समग्र सुलभ उपलब्ध कराना, शिक्षण को संगठित और क्रमबद्ध बनाना, विषय वस्तु का मानकीकरण करना, शिक्षक और छात्र दोनों का मार्गदर्शन करना। महत्व क्या है, शिक्षण की निरंतरता बनाना, स्व अध्याय को संभल मतलब सेल्फ स्टडी बढ़ाना या संभव बनाना, और परीक्षा की तैयारी में सहायता करना, विद्यार्थियों की रुचि और जिज्ञासा बढ़ाना। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण तकनीकी के आधार पर करना है। तो सभी को पता है शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी होती है। श्रव्य सामग्री होती है, दृश्य सामग्री होती है। इनमें आप एग्जांपल दे दोगे, जैसे कि आपका रेडियो रिकॉर्डर, ऑडियो क्लिप्स वगैरह है ना। जैसे दृश्य में क्या होता है, श्रव्य में क्या आता है, संवेदी सामग्री में क्या आएंगी, उसके अलावा डिजिटल सामग्री में क्या क्या आ जाती हैं, ये चीज़ें बताते हुए चलोगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका सारा कंप्लीट हो गया क्या? 9 के 9 क्वेश्चन? यस, 9 क्वेश्चन ही हो गए। तो ये 9 ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे एग्जाम पेपर में। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब इसके आगे जो आपके क्वेश्चन हैं नहीं, खत्म हो जाते हैं। सिंपल सा पेपर था, एक दो अटपटे क्वेश्चन जरूर थे, मान सकता हूं मैं, लेकिन पूरा पेपर बहुत ही सिंपल था, अच्छा था और बेहतरीन सबका रिजल्ट आया होगा। मैं मान के चलता हूं कि आपका 25 नंबर का पेपर होगा तो एटलीस्ट आपने जो है 18 से 20 नंबर प्राप्त कर लिए होंगे। मुझे विश्वास है कि आपने जरूर किया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाकी आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर दी गई है, उनको चेक कर लीजिए।